Hello guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your biology and chemistry educator Anjali. I hope you all are doing very well. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर बायोलॉजी ICSE 10th एग्जामिनेशन। क्या ऐसे वेज और स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर का एक टारगेट है वो अचीव हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन। इसका मतलब क्या है? डेडलाइन मतलब डेड हो जाना है? नो नो नो, नॉट लाइक दैट। हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन। इसका मतलब क्या है? आपके एग्जाम्स, आपका बायोलॉजी, वी आर मेनली फोकसिंग ऑन बायोलॉजी, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका बायोलॉजी पेपर जब है उससे 10, 5, 15 जितने दिन पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है वो है आपकी डेडलाइन। यानी कि अपने पेपर के इतने दिन पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। और मेरी मानो तो बेस्ट डेडलाइन होती है विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज, बिफोर 10 डेज एग्जाम के आपको आपका बायोलॉजी सिलेबस पढ़ के खत्म कर देना है। क्लियर विद दिस थिंग? तो गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन कि इस डेडलाइन तक मुझे अपना सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाली स्ट्रैटेजी तो भाई एक तरह से रामबाण इलाज है। टारगेट बनाओ, टाइम टेबल छोड़ो। ज़माने था ही नहीं, लोग बोलते ना टाइम टेबल का ज़माना था ही नहीं। मेरी मानो टाइम टेबल का ज़माना कभी था ही नहीं। टाइम टेबल बनाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता आपका। आई एम टेलिंग यू, एवरी डे इज़ नॉट लाइक अ सिंगल वन। आज दिन आपके पास टाइम है, कल आपके पास टाइम ना हो, कल कुछ आपको काम आ जाए, घर का काम हो, इधर का काम हो, तो क्या आप वो चीज़ छोड़ देंगे? यानी कि आज अगर आपने डिसाइड किया है, चलो आप बना रहे हैं टाइम टेबल, आपने डिसाइड किया कि रोज़ मैं शाम 5 से 6 बजे बायोलॉजी का रिवीजन करूंगा या फिर बायोलॉजी पढ़ूंगा। अगर आपने 5 से 6 का टाइम टेबल बनाया है, आज पढ़ा, चलो मैंने मान लिया कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको 5 से 6 आ गया एक अर्जेंट काम, आपको जाना पड़ गया बाहर, ठीक है? किसी अर्जेंट काम से आपको बाहर जाना पड़ गया। मम्मी ने बोला घर में धनिया मिर्ची खत्म हो गई, जाओ लेकर आओ बेटा। तुम फटाफट गए धनिया मिर्ची लेने, पर सब्जी वाले क्या लग गई भीड़ के कारण तुम्हारा वहीं पे आधा घंटा समाप्त। तो क्या सिर्फ आधा घंटा बायोलॉजी पढ़ोगे कि भाई मेरे टाइम टेबल में तो 5 से 6 है, मैं उसके अलावा बायोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाने वाला या वाली? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको क्लियर करना है। आप अपने आप को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मत ढालो, आप सेट करो टारगेट। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। टारगेट बनाओ कि भाई आज उठते ही कि आज मुझे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 एग्जाम्पल, ओके, आज मुझे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 खत्म करना है। अगर आपने ये टारगेट दिमाग में बना लिया ना, तो चाहे 5 से 6 में ख़त्म करो या 5 से 8 में ख़त्म करो या रात को 12 बजे के पहले, 12 के पहले, ठीक है? रात को 12 को डिसाइड करना है कि कल मुझे 12 बजे के पहले अपना बायोलॉजी का चैप्टर 5 कंप्लीट करना है। दिन में कभी भी टाइम मिले, 5-5 मिनट मिले, 10-10 मिनट मिले, 15-15 मिनट मिले, पढ़ो, पर 12 बजे के पहले वो चैप्टर ख़त्म करो। वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टाइम टेबल। तो अपनाओ ये स्ट्रैटेजी को, एग्जाम के लिए नहीं, अपनी डेली स्टडीज़ के लिए भी। टारगेट बनाओ, टाइम टेबल नहीं। क्लियर? हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज क्या कहती है? रिवाइज थ्रू वन शॉट एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग क्लोजर। जैसे आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, दैट विद इन 1 मंथ के स्पैन में आपको 16 चैप्टर्स अगर कवर अप करने हैं, तो कैसे करोगे? पूरा चैप्टर वापस से पढ़ोगे? जो चीज़ें 1 साल पढ़ाई जाएंगी, खुद दिमाग लगाओ, जो चीज़ आपको 1 साल तक पढ़ा रही है टीचर्स, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कवर इट विद इन 1 मंथ? ना, ईजी नहीं है। ईजी नहीं, क्या इम्पॉसिबल ही है। तो उस चीज़ को अगर आपको 1 मंथ में करना है तो उसके लिए 1 शॉर्ट वीडियोस देखो। एंड वी हैव 1 शॉर्ट वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। पूरे के पूरे 16 क्योंकि चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियोस हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में है। तो गो चेक आवर चैनल प्लेलिस्ट फॉर बायोलॉजी 1 शॉर्ट वीडियोस, ओके? देन डोंट फोकस टू मच ऑन 1 चैप्टर। अच्छा, अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बच्चे क्या करते हैं पता है? एक चैप्टर ले लिया, सपोज उनको लगता है ब्रेन वाला, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने किया कि भाई 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, हम पूरे 2 दिन लगाएंगे। 2 घंटा छोड़ो, हम पूरे 2 दिन लगाएंगे, पर वो चैप्टर करेंगे। भाई 2 दिन में नहीं हुआ है, चल भाई 3 दिन लगा ले, पर वो चैप्टर ज़रूर करियो। मैम ने बोला वो चैप्टर ज़रूर आएगा, तो वो आएगा।
2 3 4 5 6 दिन तुमने एक ही चैप्टर में मतलब बर्बाद कर दिए, समझो 2 3 4 5 6 दिन एक ही चैप्टर में बर्बाद कर दिए, तो इसका मतलब अहेड जाके क्या करोगे? बाकी के चैप्टर्स क्या नहीं आते? इंपॉर्टेंट आते हैं। इसीलिए एक चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, ट्राई टू लर्न दोज चैप्टर्स। अगर आपको लग रहा है कि नर्वस सिस्टम जैसा चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको सारे डाउट्स वन शॉट में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपको फिर भी वो चैप्टर क्लियर तो हो गया, भैया आज मुझे चैप्टर क्लियर हो गया, पर कल को जाके वो चैप्टर ब्लैंक उड़ गया, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पूरा चैप्टर वापस पढ़ोगे ना, ये गलती कभी ना करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिट एंड प्रिपेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वन शॉट वीडियो सून आपको मिलने वाले हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर। हमारी प्लेलिस्ट में बहुत ही जल्दी वन शॉट वीडियोस आएंगे रिगार्डिंग कि हर एक चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिन पे आपको हाई अमाउंट में फोकस अपना देना है। क्लियर विद दिस थिंग? तो हाई अमाउंट में अगर आपसे वो चैप्टर नहीं हो रहा है ना, तो उसके पीछे दिन घंटा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं पहले। क्लियर विद दिस थिंग? नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट रिव्यू क्वेश्चंस। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये मेंटालिटी, या फिर एक मेंटालिटी को तो बोलो ही मत, टेंडेंसी बोल दो। उनकी टेंडेंसी ये होती है कि भाई मैंने तो ऐसा है कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैं हूँ फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैंने पूरा चैप्टर एकदम रट लिया है, मुझे टेक्स्ट बुक के बीच में से कुछ भी उठा के पूछो मुझे आ जाता है। और अभी यार रिव्यू क्वेश्चंस उसको करने की क्या ज़रूरत है, वो तो आ ही जाएंगे ना, जब पूरा चैप्टर यहाँ पर है तो रिव्यू क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। ऐसी नहीं है। रिव्यू क्वेश्चंस जो है ना, एक बार आप खोल के देखिए, रिव्यू क्वेश्चंस के भी हम आपको बहुत ही जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल। ओके, लाइक ASAP। तो कंप्लीट द रिव्यू क्वेश्चंस। क्यों मैंने बोला रिव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करने आपको? क्योंकि भाई ऐसा है ना, रिव्यू क्वेश्चंस में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, गिव रीजंस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने टेक्सचुअल नॉलेज जो ली है ना, जो टेक्स्ट बुक के कंटेंट से जो भी नॉलेज आपने पूरी ग्रास्प कर ली है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन आती है। ध्यान से सुनना, आपने जो भी टेक्सचुअल नॉलेज ग्रैब की है टेक्स्ट बुक में से, उसकी एप्लीकेशन आती है। वो नॉलेज आपको ऐसे के तैसे उठा के नहीं रखनी है कि भाई जो आपने पढ़ा है, आपसे पूछा गया राइट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके रिव्यूज क्वेश्चन। तो एक बार अगर आपने चैप्टर किया है ना, तो प्लीज़ आप रिव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। और एक बात और कि सिर्फ और सिर्फ रिव्यू क्वेश्चंस पे ही डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पे मैंने बोला है कंप्लीट द रिव्यू क्वेश्चन, यानी कि कंप्लीटली पढ़ो, पर सिर्फ रिव्यू क्वेश्चंस। ऐसे कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रजाति होती है बच्चों की। कुछ प्रजाति है ऐसी होती है जो सिर्फ भाई थियोरी पढ़ ली, हमने चैप्टर पढ़ लिया, रिव्यू क्वेश्चंस का क्या ही करना है। बट रिव्यू क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस ही यही है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हो जाते हैं कन्फ्यूज। चैप्टर की थियोरी में से आपने नॉलेज तो ले ली, बट उस थियोरी की नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे? उस थियोरी की नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे? तो एप्लीकेशन के बेस्ड पर ही आपके आते हैं रिव्यूज क्वेश्चंस। क्लियर? तो वो रिव्यूज क्वेश्चन कर लो। अब मैं बात करती हूँ दूसरी प्रजाति की। तो दूसरी प्रजाति ऐसी होती है जो सिर्फ रिव्यू क्वेश्चंस पे डिपेंड होती है कि भाई मैंने रिव्यू क्वेश्चन सारे चैप्टर के कर लिए, 1 2 तो आ ही जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ऐसा ना सोचना, चैप्टर भी पढ़ो, उसके बेस पे रिव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करो। जब ये 2 करोगे तब जाके ये टारगेट, क्या टारगेट है आपका? ये टारगेट, तब जाके आपका ये 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट होगा। और अगर आप 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रखोगे ना, तब जाके 75 78 79 तक आप पहुंच पाओगे। इसलिए माइंड में पहले से ही नहीं सोचो कि भाई पासिंग मार्क्स आने चाहिए, 70 आ जाए, 60 आ जाए, बस हम पास है। माइंड में ये टारगेट रखो, तब जाके वो अकम्प्लिश होगा। और अगर इस टारगेट को इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, तो भाई ये टारगेट भी पूरा हो सकता है। क्लियर? कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है आपको 10th स्टैंडर्ड में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना। यार बोर्ड है, बोर्ड, एक तो ये नाम होता है ना बोर्ड, इसको है ना बहुत ही ज़्यादा हाइप पे ले रखा है। लोगों ने इतना हाइप पे ले रखा है ना कि भाई बंदा अगर बैठता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो वो ऐसा फील करता है जैसे उसके ऊपर मानो IAS का पेपर देने बैठ रहा हूँ। बट ऐसा कभी नहीं करना। मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ। बोर्ड एग्जाम का पेपर इज़ जस्ट एज सिमिलर एज योर स्कूल एग्जाम। 9th तक तो आपने पेपर ही दिए होंगे, ठीक है, पास होकर ही आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा 1st से सीधा 9th और सीधा 10th, 9th छोड़ो 1st से सीधा 10th में आ गए, ऐसा तो है नहीं।
है ना। 9th तक आपने एग्जाम्स दिए होंगे, पेपर दिए होंगे, तो जिस तरीके से आपने 9th तक के एग्जाम दिए ना, वैसे ही 10th का भी एग्जाम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि भाई इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपको बोला जाता है कि आप इस स्कूल में नहीं, आप शायद दूसरे स्कूल में जाके पेपर दीजिए, सेंटर लगते हैं आपके, हॉल टिकट मिलता है आपको, ठीक है। आपको पेपर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, तो बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। किसका? आपकी इन्फॉर्मेशन का। पेपर का लेवल ईजी रहता है। अगर आपने पढ़ा है तो हमें 100% मुझसे पूछो कि 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए डरना नहीं है। बोर्ड है, बोर्ड का नाम छोड़ दो, है तो एग्ज़ाम ही। बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड हटा दो, एग्जाम्स ही समझो, और जाके फ्री माइंड से पेपर दो। और अब तक जैसे पढ़ते आ रहे थे 9th तक, वैसे ही पढ़ो। और अगर आपका 9th में स्कोर्स थोड़े कम थे तो उसको इम्प्रोवाइज करो। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, मेंशन आउट द डिजीज फ्रॉम ऑल चैप्टर्स इन 1 पेज। अब ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बता रही हूँ सिर्फ बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं सारी स्ट्रैटेजीज नहीं बता रही, मैं सिर्फ बायोलॉजी वाले की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जिसमें डिजीज ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। मैं बात कर रही हूँ कंसेप्ट की, तो डिजीज वाला कंसेप्ट बायोलॉजी के टर्म में इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों होता है? ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज उनको डिजीजेस याद नहीं रहते। कुछ कुछ डिजीज के नाम इतने सिमिलर हैं तो उन्हें नाम याद नहीं रहेंगे, कॉजेज याद नहीं रहते, इसके कॉज उसमें, इसके कॉज इसमें, मिक्स हो जाता है। यार ये तुम लोग की गलती नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम है। इंसान है तो प्रॉब्लम्स होगी, इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, ह्यूमन प्रॉब्लम, नॉर्मल ह्यूमन प्रॉब्लम। भाई ये प्रॉब्लम तो ह्यूमंस को होती है। अब इस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम नहीं रहने दे सकते, हम इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रहने दे सकते। सल्यूशन निकालना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे डिराइव करेंगे? डिराइव तो करना ही है। तो हम करते क्या है कि जितनी भी डिजीजेज है ना हमारी, उन सारी डिजीज को एक पेज में 1 शॉट में आप लिख दो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक। इफ़ पॉसिबल मैं उसका भी एक वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं हर चैप्टर 1 से लेके 16 तक जितनी डिजीज़ है ना, सबको मेंशन कर दूंगी विद देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशंस, ठीक है। जो भी उस डिजीज़ के बारे में आपके टेक्स्ट में मेंशन है, उन सबके साथ आपको 1 शॉट में वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी अबाउट ऑल द डिजीज़। तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है ना, बायोलॉजी पेपर में डिजीज़ से रिलेटेड मैं तो बता रही हूँ 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, टेक इट इन रिटन फ्रॉम मी, ओके। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो उन क्वेश्चंस के मार्क्स हमारे हाथों से नहीं जाने चाहिए। जब पता है कि भाई ये चीज़ में इतना प्रॉफिट है और ये चीज़ हमें करनी है, हमारे हाथ में है उसे करना। हमें पता है कि बायोलॉजी में डिजीज़ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, उनका वेटेज हो सकता है 4 से 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स तक का, जस्ट क्लियर माय पॉइंट, 4 से 5 मार्क्स या फिर उससे भी ज़्यादा का वेटेज हो सकता है। तो ये चीज़ अगर हमें पता है कि हमारे हाथ में डेफिनेटली है इतने मार्क्स स्कोर करना, तो क्यों हम इसको लेट गो करें? क्यों हम इन मार्क्स को अपने हाथों से ऐसे ही जाने दें? नहीं जाने देना है, हमें ये मार्क्स स्कोर करने। और कैसे स्कोर करने? इस स्ट्रैटेजी से कि सारी डिजीज को पहले एक पेज में मेंशन करो एंड देन आप उस डिजीज को इकट्ठा पढ़ो। चैप्टर वाइज डिजीज को मत पढ़ो, डिजीज को पढ़ो आप डिजीज वाइज, यानी कि जो उसका नाम है उससे उस डिजीज को पहचानो, उसके चैप्टर से नहीं। क्लियर विद दिस थिंग? तो यही चीज़ आपको करनी है एंड इसके वीडियो सून हम आपको अपनी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है स्टिक टू 1 बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सारी स्ट्रेटजीज की बोलते ना मास्टर स्ट्रेटजी यही है, स्टिक टू 1 बुक। अगर आपके ICSE के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, इफ़ यू आर रेफरिंग सेलिना देन सेलिना पे ही स्टिक रहिए। अगर आप और आज आपने पढ़ ली सेलिना, ठीक है। कुछ बच्चों की मेंटालिटी यही रहती है कि भाई मैंने सेलिना पढ़ ली है, अब मुझे और पढ़ना है, मेरे पास टाइम भी है, मैंने सैम्पल पेपर कर लिया, मैंने रिव्यू क्वेश्चंस कर लिए, है ना, मैंने सेलिना पूरी रट ली, अब मेरे पास है एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अब इस टाइम में मुझे करना क्या है? तो चलो मैं ना एक और वाली बुक रेफ़र कर लेता हूँ, शायद उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। तो ऐसा नहीं करना। जितना एक्स्ट्रा पढ़ने जाओगे उतना ही पिछले कंसेप्ट्स भूलते जाओगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसीलिए अपने आप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं आपने, उसको क्रिस्टल क्लियर करते रहो और सिर्फ एक ही बुक पे स्टिक रहो। जो बुक आप स्टार्टिंग से रेफर करते आ रहे हो, सिर्फ वही बुक पे स्टिक रहना है। एंड प्रिपेयर थ्रू नोट्स, यस। टेक्स्ट बुक से रीड करोगे कब तक? आज रीड किया, चलो आपने हाइलाइटर से उसको अच्छे से मार्क भी कर लिया, पर चीज़ें ना उतनी अच्छे से याद नहीं रहती हैं।
अब आपको एक मैं बहुत ही ज़्यादा फैक्ट वाली बात बताती हूँ कि वाई पेन्स ब्लू ही क्यों होते हैं। पेन जो है वो ब्लू कलर के क्यों होते हैं, ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं, चलो बहुत सारे कलर के पेन होते हैं, मैंने मान लिया, बट हम लोग ज़्यादातर स्कूल में एग्जाम में ब्लू पेन क्यों यूज़ करते हैं? क्यों आपके पेपर में लिखा आता है यूज ओनली ब्लू पेन, वाई नॉट ग्रीन, वाई नॉट रेड, वाई नॉट पर्पल, पिंक? बिकॉज जो ब्लू पेन है ना, ब्लू पेन की ये खासियत ही यही है कि ब्लू चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। ये एक फैक्ट है, ह्यूमन फैक्ट के तौर पे आपको बता रही हूँ। ब्लू चीज़ से लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमें ज़्यादा याद रहती हैं, इसीलिए हर बार बोला जाता है कि अपने नोट्स भी बनाओ ना तो भी ब्लू पेन से लिखो, तो वो आपको याद रहेंगे ज़्यादा टाइम तक। ये एक फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, फैक्ट की तरह ही लेना है। फैक्ट के हर बार रीजंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट को फैक्ट की तरह लो कि ब्लू पेन जो है उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में तो ब्लैक से लिखा है, तो शायद चीज़ें याद उतने ज़्यादा देर तक या उतने ज़्यादा टाइम तक ना रह पाएँ। तो इसीलिए नोट करते जाओ, ब्लू पेन से अपनी बुक्स में नोट्स बनाओ। चैप्टर 1 है, टेक्स्ट बुक को पढ़ो, रीड करो, बट अगर बाय हार्ट करना या फिर अच्छे से समझने की बात है तो अपने नोट्स से समझो। क्लियर विद दिस थिंग? एग्जाम के टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं, बुक्स नहीं। बुक कब तक पढ़ोगे? पूरी टेक्स्ट बुक थोड़ी ना पढ़ पाओगे एग्जाम के एक दिन पहले। पढ़ोगे किससे तुम? नोट्स के थ्रू। तो नोट्स नोट डाउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने आपको बायोलॉजी के जितने वन शॉट वीडियोस दिए हैं, इन एवरी वीडियोस हर टॉपिक को मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एंड मैंने आपको बताया है कि वही टॉपिक के नोट्स अगर आप लिखते जाएंगे ना, योर नोट्स वुड बी कंप्लीटेड। टेक्स्ट बुक की लाइन में से ही मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड भी किए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है प्रिपेयर फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर। अब ये वाला पॉइंट है, देखो हर पॉइंट है ना, हर पॉइंट के एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। अब पास्ट ईयर पेपर का आप लोग बोलोगे नेगेटिव पहलू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, है ना। पास्ट ईयर पेपर्स में से तो आते हैं क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये एक वेदर प्रिडिक्शन जैसा होता है कि वेदर को आपसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश हो गई तो भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही वर्ड मेंशन कर दिया प्रिडिक्शन, यानी अंदाज़ा लगाया है, श्योर नहीं है आप उस चीज़ के बारे में। क्लियर? तो वैसे ही जो पास्ट ईयर पेपर्स है ना, इनके साथ इनके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर पास्ट ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, यू कैन ओनली प्रिडिक्ट, आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, ये नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी कंफर्म नहीं रहता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, चांसेस होते हैं, बस प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए, यस, बट इतने ही नहीं कि आप सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स पे डिपेंड होते हैं। अगेन प्रजाति आ जाती है बच्चों की, जिनमें से एक बच्चे बोलते हैं कि हमने तो सारे मतलब 10 साल 15 साल प्रीवियस 15 ईयर्स 10 ईयर्स के पेपर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे चांसेस है ना बहुत रेयर होते हैं, रेयर भी बोलो तो बहुत कम होते हैं। उस पर डिपेंड हो गया, अगर आप बोर्ड जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बैठ रहे हैं और ये टारगेट रख रहे हैं तो ये तो भूल ही जाइए कि अगर सिर्फ पास्ट ईयर पेपर पढ़ रहे हैं और आपने ये टारगेट रखा है कि भाई 80 में से 80 आ जाएंगे, तो जस्ट फॉरगेट इट। क्योंकि इसके लिए ना ये 12 के 12 पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए, इस टारगेट के लिए ये 12 के 12 पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए। एक भी पॉइंट मिस हुआ ना, टारगेट स्लिप हो जाएगा हैंड से। ओके, तो मैं कहाँ थी? मैं थी यहाँ पे कि पास्ट ईयर पेपर्स उतने ही सॉल्व करो जितने ज़रूरी हों, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट 5 ईयर के पेपर से सॉल्व करो। व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, मैंने बोला है सिर्फ सॉल्व करो, रट्टा नहीं मारने सारे क्वेश्चंस। यानी कि आप देख ले कि प्रीवियस ईयर और उसके पहला वाला ईयर, यानी 2019 और 18 का पेपर रखे साथ में, दोनों में जो क्वेश्चन कॉमन है उसको मार ले रट्टा कि भाई यही आना है। वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि 18 में आया है, 19 में आया है, तो आप बोलोगे अभी भी आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सिर्फ उनको पढ़ो, मतलब एकदम बाय हार्ट उन्हीं के ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई इसी में से आएगा यही पढ़ के जाएंगे। क्लियर दिस थिंग? जस्ट प्रैक्टिस आउट द क्वेश्चन, डू नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट ईयर पेपर। और मैक्स टू मैक्स मैंने क्या बोला है, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स तक के पेपर सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा मत करो, उससे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी बोथ। देन लर्न द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसके ऊपर भी हम आप लोग को एज सून एज पॉसिबल हमारी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस अपलोड कर देंगे कि हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करके वो टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं, एंड आफ्टर कवरिंग दोज टॉपिक्स देन यू कुड मूव टूवर्ड्स द अदर टॉपिक्स। क्लियर विद दिस थिंग?
नेक्स्ट आता है डोंट रिवाइज टू मच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए जो बच्चे बेचारे एग्ज़ाम की रात तक 6-6 बजे मतलब 4-4 बजे रात को पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़े जा रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या नीलबट्टे सन्नाटा। एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम ब्लैंक, नींद आ जाती है, कुछ कुछ तो सो जाते हैं। इसका यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। एक चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, छोड़ दो उसको, फिर कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करो और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं भाई एग्जाम में आएगा मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक जो आपको ये टारगेट पूरा करने से रोक सकता है। प्लीज़ डू नॉट ओवर रिवाइज थिंग्स। जितना पढ़ा है पढ़ लो, रुक जाओ, ब्रेक लो, उसके बाद रिवाइज करो। पढ़ने के बाद तुरंत रिवीजन, फिर ये तो क्या हो गया, टू मच रिवीजन हो गया ना। टू मच रिवीजन आपके लिए ही एक बैड ड्रॉबैक हो सकता है। 80 आउट ऑफ 80 नहीं होगा अचीव, तो ये प्लीज़ नहीं करना। टू मच रिवाइज बिल्कुल नहीं। मैक्स टू मैक्स, अच्छा मेरी बात सुनना, मैक्स टू मैक्स आप कितना रिवाइज कर सकते हो? एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज, 3 नहीं जाओ उतना, 3 बार उतना मत जाओ, कोई यूज़ नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कर लोगे। ओके, तो एक चैप्टर पढ़ो, 2 बार रिवाइज कर लो, मैक्स टू मैक्स 2 बार, और बिंदास एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ। डेफिनेटली यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। क्लियर? तो ओवर रिवीजन बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट पॉइंट, टेक अ ब्रेक एंड हैव अ किटकैट। ठीक है, अपना ब्रेक लो, कि ऐसा नहीं लगातार पढ़े जा रहे हैं 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़े जा रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। दिमाग में नहीं घुस रहा है, ब्रेक लो ना, ब्रेक लो। 15 मिनट कैपेसिटी तुम्हारी कितनी है? अपनी कैपेसिटीज़ को कभी भी किसी और से कंपेयर मत करना कि भाई वो बंदा या वो बंदी 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ सकती है, यार मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हर बच्चे की कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती है। आपकी कैपेसिटीज़ नहीं है 6 घंटा, मत पढ़ो। 15 मिनट है, 12 मिनट है, मैं तो बोलती हूँ 10 मिनट है, फोकस करके, बात सुनना मेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करके पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है? 10 मिनट है, चलो 10 मिनट पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो 2-3 मिनट का, कुछ खा पी लो, ठीक है, बाहर टहल लो, खड़े हो लो, थोड़ा ऐसा स्ट्रेचिंग कर लो, उसके बाद फिर से लग जाओ, फिर 10 मिनट बाद ब्रेक लो। जितनी कैपेसिटी है ना उतना काम करो। कैपेसिटी को पार करके ना आज तक कुछ हुआ है ना आगे कुछ हो पाएगा। ये टारगेट जो है ना ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये तो अचीव होगा ही नहीं अगर आपने अपनी कैपेसिटीज़ को ओवरकम मतलब क्रॉस कर दिया। कैपेसिटीज़ को क्रॉस मत करो, जितनी है उतना ही पढ़ो। ब्रेक जितना आपको चाहिए उतना लो, अपने ऊपर फोकस करो। वो बंदा या बंदी 2 घंटे बाद ब्रेक लेते हैं, वो बंदा या बंदी भाई 6-6 घंटे बाद ब्रेक लेते हैं। उसने अरे यार उसने पूरी रात पढ़ा, पढ़ने दो ना। तुम्हारी तो नहीं है कैपेसिटी रात भर पढ़ने की। तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता है कि तुम सो जाओगे एग्जाम में, या फिर तुम्हें पता है कि तुम भूल ही जाओगे पूरा। तो मत करो। जो चीज़ तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है करने की, करो ही मत। उस पर फोकस करो ही मत। क्लियर? देन फोकस ऑन द डायग्राम्स। अब बात होती है सिर्फ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के टर्म्स में ये 2 चैप्टर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको, डिजीजेस एंड डायग्राम्स। ये दोनों कर लिए ना तो ये तो डेफिनाइट क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली आएगा। डायग्राम्स और डिजीज, इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन के आएंगे। वेटेज तो मैं बता नहीं सकती हूँ बट क्वेश्चंस तो बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कम से कम 2 या 4 मार्क, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स तक की वेटेज होगी। मिला के अगर बताऊँ डिजीज़ और डायग्राम तो 10 मार्क्स तक की वेटेज होगी। तो इतने मार्क्स अगर हमारे हाथ में हैं तो मेहनत करना बनता है इतने के लिए। क्लियर? तो बात आते हैं फोकस ऑन द डायग्राम्स। अब डायग्राम्स के बारे में बात करूँ तो ऐसा नहीं कि सारे डायग्राम बनाते जाओ, ब्रेन वाला है बनाते जाओ, नहीं आ रहा है बनाते जाओ, रट्टा मारो। बोर्ड के पास भी इतना सेंस है कि कौन सा डायग्राम एक 10th स्टैंडर्ड लेवल का बच्चा कर पाएगा और कौन सा डायग्राम वो नहीं बना पाएगा, कौन सा डायग्राम बनाने की ज़रूरत है उसको फ्यूचर में, और कौन सा डायग्राम सिर्फ लेबलिंग पढ़ने की ज़रूरत है। तो इतना दिमाग तो ICSE वाले भी रख के चलते हैं। ठीक है, तो आप भी उसी हिसाब से चलिए। जो डायग्राम ईजी हैं उनको ड्रॉ करिए एंड देन लेबल करके प्रैक्टिस करिए। बट जो डायग्राम हार्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ ईयर, ह्यूमन ईयर, कितने बच्चे हैं जो उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई मेरे को ह्यूमन ईयर नहीं आ रहा, 6-7 घंटे मैंने वेस्ट कर देती है, मैंने यूज़ नहीं किए। मैं बोल रही हूँ तुमने वेस्ट किए 6-7 घंटे ह्यूमन ईयर के लिए, क्योंकि ह्यूमन ईयर जैसा डायग्राम सिर्फ लेबलिंग को पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग को। आइस का एक बार को आ भी जाए बट ईयर का नहीं आता है, लेबलिंग को पूछते हैं। हार्ट का डायग्राम, ह्यूमन हार्ट आज तक ICSE में
नहीं मेंशन है। बट अगर आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, 6-7 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैंने 6-7 घंटा प्रैक्टिस करके हार्ट डायग्राम बनाना सीख लिया, तो मेरे हिसाब से आपने 6-7 घंटा वेस्ट किया। क्योंकि हार्ट के डायग्राम, ईयर जैसे डायग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग आएगी। तो अगर आप वो डायग्राम की लेबलिंग विद इन 5 मिनट्स पढ़ सकते हैं तो 6 घंटा बर्बाद करने का क्या यूज़, क्या फ़ायदा बनता है। उस 6 घंटे में आपने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए होते बायोलॉजी के। ठीक है, तो डायग्राम में फोकस करिए उतना ही, जितने इजी होंगे तो ड्रॉ और जितने डिफिकल्ट होंगे तो लेबल। तो ये थी हमारी 12 स्ट्रैटेजीज। एक बार फिर से अपने आप को डेडलाइन दो, यानी एक टारगेट सेट करो कि एग्जाम के इतने दिन पहले मुझे मेरा सिलेबस खत्म करना है तो करना है। मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है, टारगेट करो, टाइम टेबल नहीं, टारगेट सेट करो अपना कि आज 12 बजे, रात के 12 बजे डिसाइड कर लेना कि मुझे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 करना ही है। कल के 12 बजे तक जैसे तैसे 10, 15, 5, 1, 2, 3 कितना भी मिनट हो, बीच बीच में ब्रेक कितना भी लो, वो चैप्टर 12 बजे तक खत्म कर दो। ये है तुम्हारा टारगेट। देन आता है रिवाइज थ्रू वन शॉट्स। अभी एग्जाम्स आपका नज़दीक आ रहा है तो यू शुडंट बी फोकसिंग ऑन एंटायर चैप्टर। ठीक है, वन शॉट वीडियोस पे आप फोकस करिए और सारे वन शॉट वीडियोस अबाउट बायोलॉजी चैप्टर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है डोंट फोकस टू मच ऑन वन चैप्टर। नहीं आ रहा है एक चैप्टर, छोड़ दो, छोड़ो मत, मैं नहीं बोल रही पूरा छोड़ दो, नहीं आ रहा है वो चैप्टर, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, बाकी उसको निपटा दो। फिर जो चैप्टर आ रहा है उसको करो और अगर टाइम बचता है तो इस चैप्टर में टाइम दो। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द रिव्यू क्वेश्चंस। रिव्यू क्वेश्चंस की भी अगर मैं बात करूं तो प्लीज़ उन 2 प्रजाति के बच्चों में मत बंटना। ठीक है, प्रजाति नंबर 3 बनाना, जो थियोरी भी करते हैं रिव्यूज़ भी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है मेंशन आउट द डिजीज़ को एक साथ लिख लो एक पेज में, इसके भी वीडियो सून हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आता है स्टिक टू वन बुक। अगर सिलीना पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो वही पढ़ो। एग्जाम में ये नहीं कि मैंने सिलीना पढ़ ली, मैंने नोट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, अब मेरी बारी आती है, अब मेरे पास टाइम भी है, मैं आराम से दूसरी जितनी बुक्स ICSE ने बनाई है सारी बुक्स पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 80 आउट ऑफ 80 तो स्कोर कर लूँगी ना। अगर तुम सारी बुक्स से पढ़ोगे तो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट भूल जाओ। एक्सेस भी नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितनी ज़रूरत है। फिर प्रिपेयर फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स। अब पास्ट ईयर पेपर्स यानी कि 5 साल तक के, द प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स। ये नहीं कि पूरे अब 10 साल 15 साल के पेपर से पढ़ते जा रहे हो और वही पेपर्स पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, उसी से आएगा। आप वेदर फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो, आप बायोलॉजी के 10th का पेपर दे रहे हो। ओके, लर्न फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन ये वाला पॉइंट जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा विद इन योर प्लेलिस्ट। तो आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले तो उनको कवर कर लो। उसके बाद अगर वो टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरे दिमाग में बैठ गए, एग्जाम में आएंगे तो बस लिखना ही है उनको बिना देखे आग बंद किए, तो उसके बाद आप बाकी सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट के अलावा टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करना। नेक्स्ट आता है डू नॉट रिवाइज टू मच। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि अपने आप को इतना भी प्रेशर मत करो कि भाई कैपेसिटी को पार कर दो अपनी, नहीं, जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ो। 2 घंटा वो पढ़ रहा है, तुम 1 घंटा पढ़ सकते हो, 1 घंटा ही पढ़ो, 1 घंटे बाद फिर से स्टार्ट करो। क्लियर, टारगेट के अकॉर्डिंग। नाउ टेक अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, खाओ पियो घूमो खेलो कूदो, उसके बाद फिर पढ़ने लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम्स है और ये बोर्ड वाली स्ट्रेटेजी तो दिमाग से निकाल दो। बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड हटा दो, एग्जाम्स है। जैसे नॉर्मल 9th तक एग्जाम देते आ रहे हो वैसे ही एग्जाम है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। IAS का पेपर नहीं दे रहे आप, सिंपल 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। क्लियर। तो इसके लिए ब्रेक लो, अपने आप को रेस्ट दो और फिर कंटिन्यू करो। टीवी देखो, फोन से गेम खेलो, जो करना है करो, ब्रेक में इट्स ऑल योर्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द डायग्राम्स। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम्स तो आने ही आने हैं। 10 मार्क्स इनका अकेले का वेटेज में बता देती हूँ। तो डायग्राम्स जो होते हैं, जो इजी वाले डायग्राम्स है ना, प्लीज़ उनको ड्रॉ करो और लेबल करो, बट जो डिफिकल्ट वाले हैं ना सिर्फ लेबलिंग करो। जैसे मैंने आपको बता दिया ईयर और ह्यूमन हार्ट, ये डिफिकल्ट डायग्राम्स हैं। तो ईयर और ह्यूमन हार्ट जैसे डायग्राम्स जो हैं ये सिर्फ आप है ना लेबलिंग करो, इनके ऊपर 6 घंटा बर्बाद करना ड्रॉ करने के लिए मत करो प्लीज़। 6 आवर्स तक इनके ऊपर बर्बाद मत करो। तो ओके, तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजीज अबाउट योर बायोलॉजी पेपर, जिसकी वजह से आप 80 आउट ऑफ 80 बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं। तो अगर ये 12 स्ट्रैटेजीज आपने फुलफिल कर ली तो आपको 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट अचीव डेफिनेटली होगा। ओके, सो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।